सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर उत्तराखंड में पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से लेकर बूथ स्तर तक स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह बीजेपी कार्यालय पर झंडा फहराया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। पार्टी के वृद्ध कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा जिला बीजेपी पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शोभा यात्रा निकालेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था। भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के मामले में यह भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। सदस्यता के मामले में भी बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। ऐसे में सुबह से ही हम देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से इस दिन को मना रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए बीजेपी बहुत ही खास अंदाज में इस कार्यक्रम को मना रही है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो अब से बस कुछ ही देर पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर झंडारोहण हुआ, जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। और कह सकते हैं कि बीजेपी का हमेशा से एक सम्मान अपने झंडे को रहा है, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 42 वर्षों में बीजेपी देश के अधिकांश हिस्सों में, यानी कि अधिकांश राज्यों में अपना राज्य स्थापित कर चुकी है। सत्ता पर वो केंद्र की सत्ता पर काबिज हो चुकी है और अपना एक उसका सफल नेतृत्व और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो सामने आई है। ये अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बीजेपी इस जो उसका स्थापना दिवस समारोह है बहुत ही खास अंदाज में मनाने जा रही है। जहां दिल्ली में कई कार्यक्रम है, वहीं देहरादून सहित पूरे बीजेपी के जो 252 मंडल है, हर स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है। और अब से कुछ देर बाद लगभग 9:30 बजे के बाद जो बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री दिल्ली से देहरादून लौट आएंगे, जहां फिर से झंडारोहण होगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन सुना जाएगा और संबोधन सुनने के बाद एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो समारोह स्थल यानी चौधरी फार्म हाउस जेएमएस रोड से घंटाघर तक होगी। उसमें खुद मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कई कैबिनेट मिनिस्टर, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे और घंटाघर पर खत्म होगी और वहां पर प्रसाद वितरण भी होगा। यानी कि बीजेपी हर स्तर पर मना रही है। कहीं ब्लड डोनेशन है, कहीं जो मरीज हैं उनको फल बांटे जा रहे हैं, कहीं गरीबों को भोजन करवाया जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री ने दूसरा मिशन कहा है कि छोटे तालाब, यानी इस समय जल संरक्षण बहुत जरूरी है, गर्मी बढ़ गई है, उस मिशन में भी लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में बीजेपी एक नए अंदाज में अपना स्थापना दिवस मना रही है और आज ही संकल्प है कि 2024 में केंद्र की सत्ता पर फिर से बीजेपी की वापसी। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी निकलकर उभरकर सामने आ रही है। ऐसे में आज भव्य कार्यक्रम तो हम लगातार देख ही रहे हैं। कुछ वृद्ध कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा ज्योत्सना? बिल्कुल, हर स्तर पर अलग अलग कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 252 मंडलों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अपने वरिष्ठ लोगों को भी हर स्तर पर सम्मानित किया जाएगा, यानी कि वरिष्ठों का भी सम्मान है। वहीं अगर युवाओं की बात करें तो वो ब्लड डोनेशन करके समाज की सेवा करेंगे। कई स्थानों पर जो अस्पताल हैं वहां मरीजों को फल वितरित किए जाएंगे। कई जगह भोजन का आयोजन है, जहां गरीब निराश्रित लोगों को भोजन करवाया जाएगा। यानी कि हर स्तर पर और हर तबके को लेकर बीजेपी यह स्थापना दिवस मना रही है। और इस स्थापना दिवस को केवल पार्टी मुख्यालय तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि इसमें आम जन की सहभागिता हो, ये कोशिश बीजेपी की है। बिल्कुल। तो देखिए, आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम तुम लगातार देख ही रहे हैं। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी आज वर्चुअली संबोधित करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से देहरादून पहुंच रहे हैं और देहरादून में बीजेपी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में धामी शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि धामी दिल्ली के दौरे पर थे और आज वो दिल्ली से पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि अपने दिल्ली दौरे में धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी। उन्होंने कहा कि राज्य के कमान दोबारा उन्हें सौंपे जाने पर पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के विकास को लेकर पीएम मोदी से मार्गदर्शन भी लिया है। सीएम धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी सीएम धामी ने मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सभी नेताओं से
राज्य के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की है। उन्होंने ये कहा है कि सीमांत क्षेत्र में होने के कारण पिथौरागढ़ के धारचूला में आवागमन की सुविधा को विकसित किया जाना जरूरी है। धारचूला हेलीपैड को हेलीपोर्ट में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री से इसकी अनुमति के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया है। रुद्रप्रयाग के जखौली में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए भी उन्होंने रक्षा मंत्री से बातचीत की है। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, दिल्ली दौरे पर 2 दिन रहे सीएम धामी, ऐसे में कई बातचीत, कई वार्ता उनकी केंद्रीय मंत्रियों से हुई है। से पीएम नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की है, और ऐसे में क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या कुछ परेशानियां हैं उत्तराखंड में, उन पर भी उन्होंने निश्चित रूप से चर्चा की है। बिल्कुल, देखिए, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा था। हालांकि उन्होंने कहा कि एक शिष्टाचार भेंट है, क्योंकि अपने वरिष्ठ लोगों से एक कटसी जो विजिट होती है वो उन्होंने अभी तक नहीं की थी। तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री से उनका मिलना हुआ, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से मिलना हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना हुआ, और सभी लोगों का मार्गदर्शन लेकर के आज वो वापस देहरादून लौट रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात करें तो उन्होंने हर स्तर पर राज्य की समस्याओं को रखा, और खास तौर पर हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में कृषि बागवानी के लिए उन्होंने केंद्र से 2000 करोड़ के पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री का मानना है कि उत्तराखंड को अगर स्वावलंबी बनाना है, यहाँ के पलायन को रोकना है, तो हिमाचल की तर्ज पर यहाँ के पहाड़ों में बागवानी को प्रोत्साहित करना होगा। क्योंकि चाहे हम सेब की बात करें, पुलम की बात करें, आलू की बात करें, या नींबू प्रजाति के किसी भी फल की बात करें, माल्टा, संतरा, नींबू, बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ पर होता है, लेकिन प्रॉपर उसके क्लस्टर नहीं है। कुछ पॉकेट में ही ये उत्पादन होता है। फिर सबसे बड़ी बात की मार्केट नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने केंद्र सरकार से गुजारिश की है। वही हर्बल उत्पादन के लिए भी उत्तराखंड को बहुत अच्छा माना जाता है। और आप जानती हैं कि कोरोना के बाद से लोगों ने आयुर्वेद की तरफ बहुत ज्यादा अपने को फोकस किया है, आयुर्वेदिक औषधियों की तरफ, और उत्तराखंड में 100% ऑर्गेनिक उत्पादन पहाड़ों में होता है। तो इन सब के लिए 2000 करोड़ मांगे हैं। अब केंद्र किस तरीके से, किस रूप में सहायता देगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। साथ ही रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को लेकर के उन्होंने खास बातचीत की है, और उसमें राजनाथ सिंह से भी उन्होंने आग्रह किया, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं और उत्तराखंड सीमांत इलाका है। जिस तरीके से पिथौरागढ़ और धारचूला में एयर कनेक्टिविटी की बात की है, क्योंकि सीमांत इलाका है, प्रॉपर वहां पर एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। जब कभी सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं तो एयर कनेक्टिविटी ही एकमात्र आसरा होता है। इसी तरीके से उन्होंने सुरंगों को लेकर कहा है कि चमोली और पिथौरागढ़ को डायरेक्ट एक सुरंग के माध्यम से अगर जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनेगी, जिससे कई सौ किलोमीटर का सफर खत्म हो जाएगा। और वो न सिर्फ आम लोगों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि सामरिक महत्व से भी काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पिथौरागढ़ सीमा तिब्बत और नेपाल से लगती है, चीन से लगती है। और वहीं अगर हम चमोली की बात करें तो चीन भी पूरा चीन, माफ कीजिएगा, चमोली की बात करें तो वो भी चीन सीमा से लगता है। तो ऐसे में उन्होंने ये एक प्रपोजल रखा है और केंद्र से उन्होंने मदद की गुजारिश की है, क्योंकि आर्थिक तौर पर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा अपने रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है। तो जो केंद्र सहायतित योजनाएं होती हैं उनमें मैक्सिमम ग्रांट उत्तराखंड को देने की बात उन्होंने कही है। पूजा, बिल्कुल। और देखिए, चारधाम यात्रा में भी बहुत कम समय बचा है अब ज्योत्सना, तो उसे लेकर भी, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है कि जो चारधाम यात्रा की जो रोड है उसे लेकर वहां गड्ढे हैं, और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ हैं वो दरकने की स्थिति में कभी कभी बने रहते हैं। तो ऐसे में उसे लेकर अब क्या रोड मैप होने वाला है, अगर सीएम धामी की प्लानिंग की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार यहाँ पर समीक्षा बैठक हो रही है। जब से सरकार बनी है तब से खुद मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों की उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें सभी क्षेत्रों से, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार के विधायकों को भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया, जिला अधिकारियों को भी उसमें जोड़ा गया। और सड़क हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, पेयजल हो, स्वास्थ्य हो, इसके अलावा जो भी वहां पर परिवहन हो, जो भी सुविधाएं सीधे सीधे यात्रा मार्ग से जुड़ती हैं, उसकी उन्होंने बैठक ली। इसके बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अलग से बैठक ली है। गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने ऋषिकेश, जिसको गेटवे ऑफ चारधाम कहा जाता है, वहां पर खास तौर पर चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर बैठक ली है। और हर किसी ने हर तरीके से जो व्यवस्था है उसको पुख्ता करने की बात कही है।
अगर आप सड़क की बात करें तो ऑल वेदर रोड के कारण कई जगह रोड कटिंग चल रही है, जिससे लैंडस्लाइड हो जा रहा है बीच बीच में। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि यात्रा से पहले जो नैरो प्लेसेस है, यानी जो सकरी गलियां हैं, वहां पर रोड कटिंग होनी है, उसको यात्रा से पहले पूरा कर लिया जाए। यात्रा के दौरान ऑल वेदर रोड का कोई बड़ा काम ना किया जाए जिससे कि मार्ग अवरुद्ध हो, क्योंकि पूजा आप जानती हैं कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री अगर जाना है तो सिर्फ एक ही मार्ग है और वैकल्पिक दूसरा कोई भी मार्ग नहीं होता है श्रद्धालुओं के पास। और अगर एक दिन भी रोड ब्लॉक होती है तो लाखों, मतलब चारों धामों की अगर हम कुल मिला के बात करें तो लाखों लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। यानी जिन यात्रियों को दर्शन करने हैं वो भी रह जाते हैं, जिन्हें लौटना है वो भी रह जाते हैं, जिन लोगों को अपने अपने स्टेट से मूवमेंट करना है वो भी, उनके भी मन में कहीं ना कहीं आशंका हो जाती है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी यात्री आए उनको यहाँ पर सुविधा हो, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, तो सड़क मार्ग को दुरुस्त कर लिया जाए। और काफी हद तक दुरुस्त भी है। जब से ऑल वेदर रोड का काम शुरू हुआ है तो जहाँ काम कंप्लीट हो गया पूजा, वो वास्तव में बहुत ही शानदार रोड बनी है। लगता ही नहीं है कि हम उत्तराखंड की उन सकरी सड़कों पर जहाँ हम पहले जर्नी करते थे, आज वो इतनी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। कुछ जगह दुश्वारियां जरूर है, उन दुश्वारियों को कम करने के निर्देश हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस बार सरकार के सामने क्राउड मैनेजमेंट की है, क्योंकि मौसम और जिस तरीके से कोविड काल के बाद ये पहली ऐसी यात्रा है जिसमें लोग निसंकोच आ जा सकेंगे, किसी तरीके का कोई संक्रमण का डर नहीं होगा, अपने आराध्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मतलब प्लानिंग पूरी तरीके से यहाँ पर सीएम धामी ने एक बार फिर से अपने दूसरे कार्यकाल में की हुई है कि किस तरह से चारधाम यात्रा को सुचारू करना होगा, क्योंकि देखिए कोविड के समय में बंद थी और उसके बाद एक बार इसे फिर से शुरू करने का एक बड़ा मुद्दा है। आप बने रहे हमारे साथ, ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड कांग्रेस 7 अप्रैल को देहरादून में महंगाई के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने दी है। उन्होंने कहा है कि महंगाई से आम लोगों के जीवन यापन मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से हर सामान महंगा हो गया है और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करने जा रही है। क्योंकि आज आप महंगाई समझिए, आज पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पार जा चुके हैं। जो पेट्रोल 60 रुपए में आपको मिलता था यूपीए के वक्त, वो आज 100 रुपए पार है। गैस सिलेंडर आपको 400 रुपए में मिलती थी, आज वो 1000 पार है। सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों के दामों में भी तो ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है। आम आदमी का जो कहते हैं तेल और रोटी खाने का नमक के साथ भी जो वो नहीं खा सकता। तो ये महंगाई पूरे देश में है। इस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। 7 तारीख को भी देहरादून और अन्य प्रदेशों में प्रदर्शन है और जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का इस बार भी मौका दिया है और हम विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे। जनता के हितों के जो मुद्दे हैं, इन्हें हम सड़कों से लेकर सदन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ज्योत्सना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, 7 अप्रैल को यानी कि कल कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई को लेकर क्या जानकारी? लगातार कार्यक्रम तय किए हुए थे और 2 अप्रैल से 7 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में, देश भर में केंद्र के अपने केंद्रीय हाईकमान के आह्वान पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस यहाँ पर प्रदर्शन कर चुकी है, फिर से ये प्रदर्शन होंगे और कांग्रेस के प्रदर्शन जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक है। और वास्तव में आप देखेंगे कि महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है। हम तेल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें या गैस सिलेंडर की बात करें, इनके दामों में जिस तरीके से लगातार 15 दिन के अंदर वृद्धि हुई है, उससे आम आदमी परेशान है। और उत्तराखंड में तो आप सोच सकती हैं पूजा कि उत्तराखंड में मैक्सिमम सामान मैदानी इलाकों से आता है और जब वो पहाड़ में जाता है तो उसका माल भाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर कोई चीज देहरादून में हमको 20 रुपए की मिलेगी तो पहाड़ों में उसकी कीमत 25 से 30 चली जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी हो जा रही है। सब्जियों के दाम इस समय बढ़ गए हैं, मौसम की भी मार और महंगाई की भी मार, दोनों चीजों की मार एक आम आदमी को पड़ रही है। और कांग्रेस का साफ कहना है कि भले ही महंगाई इस चुनाव में लोगों के लिए बड़ा मुद्दा ना रही हो और लोगों ने बीजेपी के समर्थन में वोट दिया हो, लेकिन लोगों की समस्या को अभी कांग्रेस समझती है और एक मुखर विपक्ष और जिम्मेदार विपक्ष का फर्ज वो निभाएगी, क्योंकि लोग इस समय बहुत ज्यादा परेशान है। लोगों के बच्चों के एडमिशन का टाइम चल रहा है, वो उसका भी अपना बोझ एक किस्म से निभा रहे हैं। उसके अलावा उसके ऊपर महंगाई की जिस तरीके से मार है,
हर चीज महंगी हो चुकी है, तो वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सचेत करने की कोशिश करेंगे कि भले ही आप कहें कि इंटरनेशनल क्राइसिस है, लेकिन कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां और जवाबदेही आपकी है। आम लोगों के जो दर्द है, उनकी परेशानी है, उसको समझना पड़ेगा। तो इसी क्रम में ये प्रदर्शन भी होगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो सत्ताएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुरादे ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री और ऋषिकेश से बीजेपी विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल पर चुनाव के दौरान विवेकाधीन राहत कोष के दुरुपयोग मामले में दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ से सुनवाई करते हुए प्रेमचंद्र अग्रवाल के अलावा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार, स्पीकर, देहरादून के जिलाधिकारी, ऋषिकेश के एसडीएम और देहरादून के कोषाधिकारी को नोटिस जारी कर 25 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इस मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी कनक धनाई ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्पीकर रहते चुनाव के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपया निकाला और लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पैसा बांटा है, जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव ने की है। ये डिमांड ड्राफ्ट 4,976 रुपए के बनाए गए हैं, जिनमें से 3 फरवरी और 9 फरवरी की तारीख डाली गई है। याचिकाकर्ता ने अपील की है कि पूरे मामले की जांच की जाए और प्रेमचंद्र अग्रवाल के चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाए। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, ये पूरा मामला एक बार आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल पूजा, कनक धनाई जो ऋषिकेश से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक याचिका दायर की। उनका कहना था कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जो इस समय संसदीय वित्त कार्य मंत्री हैं, पिछली सरकार में वो स्पीकर थे और उन्होंने अपने विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया है। विवेकाधीन कोष को उन्होंने ऋषिकेश के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उसका प्रयोग किया है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने कल नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से जवाब मांगा है। जो कनक धनई है, उन्होंने हाईकोर्ट में ये भी मांग की थी कि प्रेमचंद्र अग्रवाल का निर्वाचन रद्द किया जाए, यानी कि वो जो जीते हैं उसमें चुनाव आयोग भी संज्ञान ले। इसीलिए सभी पक्षों को नोटिस भेजा है। अब प्रेमचंद्र अग्रवाल इस नोटिस का जवाब देंगे। 22 मई तक का समय है कि क्या उन्होंने पर्टिकुलर ऋषिकेश विधानसभा के लोगों को ही अपना विवेकाधीन कोष दिया है या प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी दिया है। मैं आपको बता दूं पूजा कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष की तर्ज पर ही स्पीकर का भी एक विवेकाधीन कोष होता है। हालांकि उसमें एक बहुत सीमित संख्या में फंड होता है और उससे ये माना जाता है कि स्पीकर किसी की भी उसमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं, बाकायदा उसने उनके पास आवेदन किया हो। कोई व्यक्ति अपने बच्चों की फीस के लिए आर्थिक आधार पर मांग सकता है, कोई अपने स्वास्थ्य के लिए मांग सकता है, या कोई अपने आर्थिक मजबूरियों के चलते
मदद मांग सकता है। वो प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी को भी एक सीमित जो पैसा है, धनराशि है, उसके आधार पर वो मदद कर सकते हैं। तो ऐसा हर स्पीकर करता आया है, लेकिन कनक धनई ने कहा है कि मैक्सिमम जो लाभार्थी हैं वो ऋषिकेश विधानसभा से हैं और इलेक्शन से ठीक पहले उनको ये धन दिया गया है। तब ये जांच का विषय है और सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट में क्या जवाब प्रेमचंद अग्रवाल देते हैं, उसी के बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। देखिए, राजनीतिक तौर पर तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर इसका दुरुपयोग किया गया है तो वो कोर्ट में ही साबित किया जाएगा। और इसमें अभी 22 मई तक सभी लोग इंतजार करेंगे, क्योंकि सभी संबंधित पक्षों का क्या जवाब होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योत्सना, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के रायवाला में आरएसएस के चिंतन शिविर को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कहा है कि संघ की रणनीति जातिगत और धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने के सिवाय कुछ नहीं है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस नेताओं को बिना सोचे समझे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। संघ का काम राष्ट्र प्रेम और देश भावना से ओतप्रोत कार्यक्रमों को प्रमुखता देना है। जन्म विघटन से शुरू हुआ। 1925 में ये केवल धर्मों के आधार पर इसका जन्म हुआ। मैं बहुत भली भांति इसका इतिहास को पढ़ा हूँ, क्योंकि कभी जब सेवा दल पैदा हुई थी 1923 में, ये उसका अंग हुआ करता था। डॉक्टर हार्डिकर और डॉक्टर हेडगेवार ये इसके संस्थापक थे। लेकिन 2 साल बाद धर्म के आधार पर आरएसएस अलग हुई। इनका एजेंडा केवल जाति और धर्म में बंटवारा करना है। ये अपने एजेंडे पे इनकी सरकार भी चल रही है। आज भी आप देखेंगे कि सरकार पूरी तरह महंगाई से घिरी हुई थी, बेरोजगारी से घिरी हुई थी, पलायन से घिरी हुई थी, लेकिन अपने एजेंडे के अनुसार धर्म में बांट करके सत्ता पा लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को इतने पवित्र संगठन, सामाजिक संगठन पर इस तरह की अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस का बचकानी हरकत है। उत्तराखंड में मई माह के पहले हफ्ते में चारों धामों के कपाट खुलने जा रही है, लेकिन कांग्रेस चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कपाट खुलने में अब बहुत कम समय का वक्त है, लेकिन जमीन पर सरकार की तैयारियां दिखाई नहीं दे रही हैं। कांग्रेस सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल योजना के आधे अधूरे इंतजामों पर सरकार को घेर रही है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की रीढ़ है इकोनॉमी की। अगर हम चारधाम यात्रा को व्यवस्थित कर पाए, सड़कों को हम पानी की सुविधा दे पाए, हम स्वास्थ्य सुविधा दे पाए, तो हमारा जो पर्यटक होगा निश्चित तौर पर आकर्षित होगा और उत्तराखंड के राजस्व में भी लाभ देगा। लेकिन सरकार अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के द्वार खुलने वाले हैं, पर सरकार के समझ के द्वार अभी तक नहीं खुले हैं। वो अभी कपाट बंद है सरकार के। अब भगवान ही मालिक है इनके कपाट कब खुलेंगे। और उधर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है। सरकार यात्रा की गंभीरता को लेकर तैयारी कर रही है। सीएम धामी ने खुद बैठक कर सभी विभागों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस बेवजह राजनीति कर रही है। न उनके पास नीति है, न नेता है, और उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा। उत्तराखंड राज्य के अंदर विधानसभा का एक सत्र भी हो चुका है, लेकिन अभी वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। उन्हें जनता के सरोकारों से, मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये केवल उनका अपनी प्रतिस्पर्धा कैसे आगे बढ़े, उनका आपस में इतना सिर फुटबॉल है। मुझे लगता है कि जनता ने उन्हें नकार दिया है और उत्तराखंड अब कांग्रेस मुक्त होने वाला है। जो भी उनके कार्यक्रम है सब केवल सांकेतिक है। मसूरी के नजदीक हो रहे अवैध निर्माण पर एमडीडीए यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसते हुए निर्माण कार्य की कार्रवाई को रोक दिया है। एमडीडीए के अधिशासी अभियंता मनोज जोशी का कहना है कि अवैध निर्माण मसूरी झील और भट्टा गांव के पास हो रहा था, जिस पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध निर्माण के खिलाफ एसडीडीए सख्त है और आगे भी अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। पर एक मेन रोड पे ही किसी व्यक्ति द्वारा झील के पास वॉल बनाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर बनाया था, ऊपर टीन शेड बनाया था, जिसके ऊपर हमारे वहाँ कार्रवाई चल रही थी।
आज उस निर्माण को हमने जो है सील कर दिया। अभी हम जो भी यहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं जिनमें आदमी लगातार काम कर रहा है, उसमें हम लोग जो है सील करने की कार्रवाई, या अगर सील के बाद भी वो लगता है कर रहा है तो ध्वस्तीकरण के लिए जो अपने आगे को उच्चाधिकारियों को सूचित कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। और आगे भी जो है कार्रवाई सख्त अमल में लाई जाएगी, जिसका आपको प्रभाव फील्ड पर देखने को मिलेगा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां अपने भक्तों पर पुत्र पुत्री के समान स्नेह लुटाती है। मां की उपासना से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और मां का स्मरण करने से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। कहा जाता है कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना से भक्तों को संतान का सुख प्राप्त होता है। नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। नवरात्र के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में रहता है और उसका मन चैतन्य स्वरूप में आ जाता है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार या स्कंद कुमार के नाम से भी बुलाया जाता है। माता अपने इस रूप में ममता लुटाती नजर आती है। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। माता कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। कहा जाता है कि जब जब दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता 2 हाथों में कमल और तीसरे हाथ में अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को लेकर बैठी हैं। माँ का चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहता है। ये देवी पर्वत की बेटी होने के कारण पार्वती भी कहलाती हैं और महादेव की वामिनी यानी पत्नी होने से महेश्वरी भी कहलाई गई। साथ ही गौण वर्ण होने के कारण इन्हें गौरी के नाम से पूजा जाता है। माता को अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्रेम है, इसीलिए अगर माँ को अपने बेटे के नाम के साथ संबोधित किया जाए तो माता बहुत प्रसन्न होती हैं। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उन पर अपने संतान के स्नेह के समान स्नेह लुटाती है। सबिता, सहारा न्यूज़। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन